पूरा क्वेश्चन पढ़ा मत करो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना, लास्ट लाइन ही पढ़ लेते हैं। However, still some confusion remains regarding the date and period covered by written representation. You are required to advise about the date and period to be covered by written representation. तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम पहले डेट की बात करते हैं, फिर हम पीरियड की बात करते हैं। सर ये डेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट की बात हो रही है, वो वाली डेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो डेट का मतलब क्या होता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को कहां डेट करें। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, वी ऑल अंडरस्टैंड। एंड एक बात हम सबको पता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम मैनेजमेंट की अफर्मेशन लेते हैं। तो ऐसे 700 ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आप सारे ऑडिट एविडेंस ले लो। तो आप ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। सो ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने फिर पूछा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट रखे तो रखे क्या। तो इन्होंने कहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी डेटेड as near as practicable to the date of audit report, यानी ऑडिट रिपोर्ट के पास ही इसकी डेट होनी चाहिए, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के पास बट ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने एक बात और बोली, सर एक बात और क्या बोली वो भी बता दो। तो इन्होंने ये बात बोली कि अगर हम अपना ऑडिट कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक असर्शंस के लिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ले लेते हैं। तो क्या उन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमने पहले ली थी, अब तो वो पुरानी हो गई, क्या उनके केस में अपडेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है? द आंसर इज यस। उन केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हमको डेट में लिख के चलने हैं। अब आती है बात पीरियड की। इन्होंने कहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन सा पीरियड कवर करेगा। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल कवर ऑल द पीरियड्स that are covered by the audit report। यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जो भी पीरियड कवर करते हैं उस पे हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो पीरियड कवर कर रही है वो सारे पीरियड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवर करके चलेगा। सर अब एक बात बताओ, पिछले साल जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी आज की डेट में भी वो रेलिवेंट है, कोई चेंजेस नहीं हुए। इसका कोई जुगाड़ है कि हम सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना लें और मैनेजमेंट से एक ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले दैट अपडेट्स ऑल द प्रीवियस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड सेज क्या इसमें कोई चेंजेस हुए हैं? इफ द चेंजेस आर देयर देन व्हाट आर दोस चेंजेस, उसकी बात भी वो यहां पे कर दे। तो द आंसर इज यस, इसका हम एक जुगाड़ लेके चलते हैं। प्लस इसमें एक इशू ये भी आया था कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर हम प्रायर पीरियड की ले रहे हैं और मैनेजमेंट पिछले साल था ही नहीं, मैनेजमेंट पिछले साल ही चेंज हुआ है, यानी पिछले साल कोई और मैनेजमेंट थी, इस साल कोई और मैनेजमेंट है। तो ये वाली मैनेजमेंट ऐसा कह सकते हैं ना, हम तो पिछले साल थे ही नहीं, तो हम पुरानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे कैसे अफर्मेशन दे दे। तो द आंसर इज ऑडिटर की जो ड्यूटी है टू टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द पीरियड्स वो आज भी रहती है, वो बिना ऑडिट एविडेंस लिए नहीं जा सकता। यही सारी बातें आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के केस में करके चलनी है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट्स क्लियर है। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में यही सारी की सारी बातें यहाँ पे करके चली हुई हैं। यही बातें बस आपने ध्यान में रख के चलनी है और कुछ भी नहीं करना। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से बताइए यस और नो, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। यही चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सारी लॉजिकल बात। नहीं प्रियांक, आप ना जिसको टाइमिंग का है प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स यहां आती हैं, ठीक है। ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती है बात सर बच्चों वाला क्वेश्चन, ब्रीफली स्टेट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एमआरएल। एमआरएल ही दूसरा नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या लिख के देना है? मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, ठीक है। इस सारी बात बोलनी है। प्लस क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? तो द आंसर इज नो। हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, जो कि फेयर प्रेजेंटेशन दे, एंड इट शैल बी फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द पीरियड्स कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बस इनको रीड करो, आगे बढ़ो, कुछ इसमें मसाला नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा मेरे को लगता है फिर भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। ऐसे 505 में क्या हुआ था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से मना किया था। तो 505 में हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर मैनेजमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से मना कर दे तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट से रीजन समझेंगे, उस रीजन की वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस लेंगे। फिर हम क्या करते थे?
सर फिर हम क्या करते थे, हम मैनेजमेंट के केस में ये देखते थे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रीअसेस करते थे, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। कहीं मैनेजमेंट की इंटेंशन ही गलत तो नहीं जिस वजह से हमको ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता था तो हम अपना ऑडिट क्या कहते हैं ओपिनियन मॉडिफाई करते थे, प्लस ऐसे 260 के अंडर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते थे कि मैनेजमेंट आपका हमारी बात सुन नहीं रहा। तो ये बातें तो हमने 505 में की थी। अब देख लेते हैं 580 क्या कहता है। अगेन ये भी बात सेम कहता है, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। तो जब भी मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानेगा हम मैनेजमेंट से लड़ेंगे नहीं, ये नहीं तलवार लेके मैनेजमेंट के रूम में पहुंच जाएंगे। द आंसर इज नो, मैटर डिस्कस करेंगे विद द मैनेजमेंट एंड अब हम उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे। वी विल रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इफेक्ट on the reliability of representations in general and the audit evidence in general, plus हम proper action लेंगे including determining the possible effect on audit report। इसमें हमको करना क्या होता है, बेसिकली अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलना होता है। ये पॉइंट आपने बस ध्यान रखना है। 580 में अगर हमको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक है, यानी अब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शक है, यानी द इंपैक्ट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मटेरियल परवेसिव और ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो हम अपना ओपिनियन क्या करेंगे सर जी, हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलेंगे। राइट, इज द क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? फटाफट बताइए यस और नो। प्लीज चेंज द वीडियो फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट पसंद है क्या तुमको? इज दिस फॉर्मेट ठीक? सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट टेकन एज ऑडिट एविडेंस। एके कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम? तुम्हारे एग्जाम सच्ची में जुलाई में ही है ना, सॉरी मई में ही है ना? कैसी कैसी बातें करते हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, बहुत जरूरी है, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। सर क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑडिटर ऑफ सागर लिमिटेड, ठीक है, he was not able to get the confirmation about the existence and valuation of certain machinery. However, the management gave him a certificate. Management ने आश्वासन दिया सर किस चीज को लेके, existence and valuation of machinery as appearing in the books of accounts. The auditor accepted the same without any further procedure and signed the audit report. Is the approach right? ऑडिटर ने क्या बोला सर, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन के रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर करने थे, उसने कोई प्रोसीजर नहीं करे नालायक ने। मैनेजमेंट ने बोला हम तुमको आश्वासन देते हैं कि ये एकदम सही है, ऑडिटर ने चुपचाप मैनेजमेंट की बात मान ली। क्या ऑडिटर नालायक है? द आंसर इज यस। यही बात आपने बोलनी कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, बट एज एन ऑडिटर हमको भी तो उनके प्रोसीजर्स इवैल्यूएट करने हैं। क्या उन्होंने किस तरह से एग्जिस्टेंस, किस तरह से वैल्यूएशन करी, किस तरह से उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स की वेरिफिकेशन करी, वो पूरा काम हमको देख के चलना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग हमको कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस चाहिए। कोरोबोरेटिव यानी ये अकेला काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमको और ऑडिट एविडेंस लगेंगे। सो ही शुड इवैल्यूएट whether the representations are reasonable and consistent with other evidence। तो other evidence तो दोस्त हमको लेना ही पड़ेगा। and if the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence that he believes, ठीक है, कि उसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, इट विल कंस्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर, देयरफॉर द अप्रोच अडॉप्टेड बाय ऑडिटर इज नॉट राइट। देखो कुल मिला के एक बात, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए थे, ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए था, मैनेजमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करके चलना चाहिए था, उसको कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए था। जो ऑडिटर की अप्रोच थी वो गलत थी। इतनी सी बातें बस आपने लिख के आनी है और कुछ नहीं करना। यहां अपना ऐसे 580, यहां अपना ऐसे 580 बढ़िया तरीके से खत्म हो जाता है। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ सर ये बातें क्लियर हैं। चलो 570 की तरफ चलते हैं। आओ मैं तुमको 570 की तरफ ले चलूं। वन ऑफ माय फेवरेट एसेज, एसे 570 गोइंग कंसर्न। राइट सर, क्या है गोइंग कंसर्न? क्वेश्चन नंबर 1 एक बार अच्छे से देख ही लेते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार फटाफट रीड करो। आप बिना रीड करे तुमको ना समझ नहीं आएगा। जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो। यस, ग्रॉस नेग्लिजेंस वाला मिसकंडक्ट भी इसमें आप लिख सकते हो, ऐसे 510 में जैसे हमने पढ़ा था। राइट, जो ये बच्चा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यस अक्षय, दैट विल बी इनफ। जल्दी से प्लीज इस क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड मुझे बताइए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। फटाफट प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी से रीड कीजिए इसको।
सो बच्चे कह रहे हैं डिस्क्लेम करेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी है की इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट। ओ माय गॉड, क्या हुआ है सर यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे? देखो पूरा का पूरा जो धंधा था, पूरा का पूरा जो धंधा था वो हमारा कोल के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमको कोल ब्लॉक्स ही नहीं मिलने वाले। देयर हैव बीन डिलेज इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड बैंक्स, मतलब सारा काम एकदम गड़बड़ हो चुका है। जहां पे हमने फंड्स लिए थे वो फंड्स भी अब हमारे पास नहीं रहेंगे, हमको फंड्स भी नहीं मिलने वाले फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हेन डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट, ऑडिटर अंडरस्टूड that company had no action plan to mitigate। oh my god, देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी तक चलता है, बट उस मटेरियल अनसर्टेनिटी के साथ डील करने के लिए कोई एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए, यहाँ एक्शन प्लान भी नहीं है। All such circumstances were not reflected in the financial statement of Star Limited. What course of action should the statutory auditor of the company consider in such situation? So देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट, यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है। और अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट हो जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे नॉर्मली बने हुए हैं, तो एज एन ऑडिटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो एंड गिव एन एडवर्स ओपिनियन। तो ऐसे 570 को हम कोट करेंगे, प्लस हमको बताना है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहले पेज पे दे रखी होती है कि पहले देखो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, अगर एप्रोप्रिएट है तो फिर देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है विच कैन अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, वो बात लिखेंगे। व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, फिर भी मैनेजमेंट इतना नारायक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गोइंग कंसर्न बनाया, तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। एंड जब एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दे रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऐसे 705 में तो हमने एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड दे दिया, प्लस बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में लिखेंगे क्यों क्वालिफाई किया, क्यों एडवर्स ओपिनियन दिया, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर होने चाहिए थे वो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिए हैं। प्रेजेंट केस में ये जो सारी बातें ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, जो भी सर्कमस्टेंसेज है विच इंडिकेट द इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, वो क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे बस ये लिखना है गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनएप्रोप्रिएट, एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपने बोलना है मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती थी बट उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसलिए हमने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया। ये बात बस आपने ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। सो पहले क्वेश्चन में आई होप चीजें आपको एक लेवल पे क्लियर हो गई हो, कुछ भी नहीं था। आरटीपी में 21 का क्वेश्चन है तो पेपर में भी रिपीट हो सकता है, राइट सर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप रीड कर लो, जल्दी से रीड कर लो और बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए और बताइए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। जिसने पहले क्वेश्चन कर रखा होगा उसको तो देख के भी याद आ जाएगा कि यार था क्या इस क्वेश्चन में, तो आप एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट हो, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए इस केस में। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखा है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, ठीक से पढ़ो मेरे दोस्त। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सृजन जी आप ना मेरी तरफ से एक बढ़िया चौकोबार खा के आइए, आप मेरी तरफ से एक बढ़िया चौकोबार खा के आइए। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। अरे ये पूरी कहानी के बीच में तुमने यही तो चीज देखनी थी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, अब मिटिगेटिंग फैक्टर आ गए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान के अंडर, तो अब कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, ये एंटिटी आराम से चलती जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, बस गोइंग कंसर्न वाले वो जो हम 5 ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते थे कि मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट किया, नहीं किया तो नालायकों को बोलो अपना असेसमेंट करके लाए, फिर उनको मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है तो उनसे पूछो उनका प्लान क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे अपना प्लान भी बताएंगे, तो उनसे प्लान पूछो। और फीका प्लान अच्छा नहीं लगेगा, कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट में डेटा और अजम्पशंस पे अपना फोकस लेके जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट में हमने कौन सा पॉइंट बोला था सर, फोर्थ पॉइंट में आपने बोला था क्या, मैंने कहा क्या सर,
कुछ एडिशनल इवेंट्स वगैरह हुई हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हो जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे। तो ये 5 जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ये तो आपको करके चलनी ही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये बोलना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, बट ये जो रेजोल्यूशन प्लान वाली कहानी लिख रखी है, इट एक्टेड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। ये मिटिगेटिंग फैक्टर वाला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मिटिगेटिंग फैक्टर आ गया तो अब कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो यहां पे अब ऑडिटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर नॉर्मली आगे बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गोइंग कंसर्न भी एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, मिटिगेटिंग फैक्टर भी है। तो यही बात आपने इसमें करके चलनी थी और कुछ भी नहीं था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। राइट सर, राइट। अब आती है बात सर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस। इट इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस। मोस्टली बच्चे इंक्लूडिंग मी ये क्वेश्चन गलत कर देते अगर हम सीधा सीधा इस क्वेश्चन को पेपर में देखते, बट क्योंकि अभी आप इस क्वेश्चन को देख के जा रहे हो तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना आईसीआई का नजरिया इस क्वेश्चन को लेके। TBR Limited has a plan of its business being closed due to huge loss incurred due to the recent outbreak of global pandemic. उसने अपना प्लान बना लिया कि भाई बिजनेस को हम बंद ही करके रहेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन 31st March 2020. Financial statements of the said year have been prepared on the same basis as the earlier period. यहां हमारा खून खोल गया, यहां हमारा खून खोल गया एज एन ऑडिटर। सर ये क्या चल रहा है? कंपनी अपना बिजनेस बंद करने वाली है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बना दिए जैसे पहले बनाते थे, with an additional note that the business of the company shall cease in the near future and assets shall be disposed of in accordance with the plan of disposal as decided by the management. Statutory auditors indicated this aspect in the key audit matters only by a reference as to possible cessation of business and making of adjustment, if any, to be made at the time of cessation only. Comment on the reporting by the statutory auditor as above. अब मुझे एक बात बताओ, हमारे अंदर का जो ऑडिटर है ना, वो तो कह रहा है एडवर्स ओपिनियन आना चाहिए। हमारे अंदर का जो ऑडिटर है वो कह रहा है एडवर्स ओपिनियन आना चाहिए, बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब बात गोइंग कंसर्न की होती है तो बात होती है ऑडिटर की और टीसीडब्ल्यूजी की। जब बात ऑडिटर की होती है और टीसीडब्ल्यूजी की गोइंग कंसर्न की होती है, इधर देखो यार, इधर देखो प्लीज, इधर देखो, ठीक है। जब बात होती है गोइंग कंसर्न की तो ऑडिटर ये किसके साथ डिस्कस करता होगा? टीसीडब्ल्यूजी के साथ। जो ऑडिटर की टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन होती है वही तो हमारा की ऑडिट मैटर बनती है। द आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, कोई इतनी बड़ी बात है कि एंटिटी का धंधा बंद होने वाला है और वो बात सिर्फ वो एक सिंपल रेफरेंस से लिख दे तो क्या ये बात अच्छी लगेगी? द आंसर इज नो। यही बात पे आईसीआई आपकी टिप्पणी चाहता है। वो नहीं चाहता आप लिखो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ना 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 ना, वो ये सब चीजें चाहता ही नहीं है। वो बस ये चाहता है कि की ऑडिट मैटर वाली जो बात है क्या सिर्फ एक रेफरेंस से चल जाएगी या इसको और डिटेल में बताना पड़ेगा? द आंसर इज और डिटेल में बताना पड़ेगा। यही बात इसने यहां पे लिख रखी है कि 570 में हिसाब से मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी विच इज वन ऑफ द इवेंट्स। आपको पता है हम जो अदर इंडिकेटर्स पढ़ते हैं उससे पहले ऑपरेशनल इंडिकेटर्स आते हैं। ऑपरेशनल इंडिकेटर का पहला पॉइंट होता है मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी। वो एक इंडिकेटर है, सबसे पहले तो ये बताओ। फिर उसके बाद बोलो अगर आपको इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं व्हिच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, उसमें आपको ऑडिट एविडेंस लेके चलना है। फिर 701 की बात करना, 570 की बस इतनी सी बात करनी है। फिर 701 की बात करो, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जहां आपको मैटर्स मिल जाते हैं रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, उसकी बातें आपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ करनी है। एंड हमको एक्सप्लेन करना है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी यहां पे एग्जिस्ट करती है व्हिच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। तो यहां पे हम ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं एंड लास्ट में आपने लिखना है सिंपल रेफरेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एग्जाम में मॉडिफाइड ओपिनियन की बात नहीं करके आनी, सिर्फ और सिर्फ 570 लिखो थोड़ा सा, 701 लिखो थोड़ा सा और लास्ट में बस ये लिख दो सिंपल रेफरेंस सफिशिएंट नहीं है। नवंबर 2020 ओल्ड सिलेबस में लास्ट टाइम आया था, आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज इस पे ध्यान लगा के जाइएगा। राइट सर, राइट सर। चलो जी, चलो जी, चलो जी। हाँ, ये जिस बच्चे का टाइम मैच नहीं कर रहा, जिस बच्चे का टाइम मैच नहीं कर रहा, प्लीज मेरी उस बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप अपने टाइम पे आप सेल्फ रिवाइज करो ना। क्यों नहीं मानते हो मेरी बात? प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप मेरे से रिक्वेस्ट करो, मैं भी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10-15 दिन रह गए हैं, ठीक है? प्लीज। राइट सर,
राइट सर, गॉट इट, ग्रेट। ठीक है, मैं तो आपका 1 मिनट भी कोशिश करता हूं वेस्ट ना करूं, मैंने कोई फालतू की बात नहीं करी, प्रॉपर पढ़ाते जा रहा हूं, और क्या करूं मैं बताओ। राइट सर, हाँ सर, गोइंग कंसर्न तो कैम में नहीं कवर होना चाहिए। सर एक बात बताओ, आपने ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में से ऐसे 701 कवर किया है? नहीं सर, हमने तो कवर नहीं किया। तो जब तुमने पूरी चीज नहीं पढ़ी तो तुम कौन होते हो ये टिप्पणी करने वाले, किसमें क्या कवर होना नहीं चाहिए? लॉजिकली सोचो ना, एक एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में है, क्या ये बात टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस नहीं होगी? होगी सर। तो क्या ये कैम का पार्ट नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए सर। तो वही तो बात यहां लिखी है सर। राइट सर, गॉट इट, गॉट इट। चलो जी, हाँ हाँ, नो प्रमोशनल स्कीम है, वेरी वेरी गुड, क्या बात है मानव जी। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट पढ़ो और बताओ जल्दी से। हाँ प्रत्युष, तुम चिंता मत करो। प्लीज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ना, जल्दी जल्दी शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अरे प्लीज, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी से देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। एके जी ने बिल्कुल सही बताया, एके जी ने बिल्कुल सही बताया सर। इस क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है, एक ऑडिटर का एक ही ख्वाब होता है सर, एक ही ख्वाब होता है, एक ही गुजारिश होती है कि मैनेजमेंट बस उसकी बात मान जाए, मैनेजमेंट बस उसकी बात मान जाए, मैनेजमेंट उसकी तमन्ना पूरी कर दे। ऑडिटर की तमन्ना क्या है सर? ऑडिटर की एक ही तमन्ना है कि अगर गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर आ जाए। क्या डिस्क्लोजर आना चाहिए? इवेंट्स एंड कंडीशंस बताओ, ये बताओ आपके पास क्या प्लान है टू मिटिगेट दोस फैक्टर्स, कैसे आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, प्लस ये बताओ कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है दैट एंटिटी विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स, पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये दो बातों का डिस्क्लोजर चाहिए, और इन दो डिस्क्लोजर की रिगार्डिंग हम कौन सा पैराग्राफ डालते हैं सर? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मैंने कहा नालायक, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं आता यहां पे, यहां पे आता है एक स्पेशल पैराग्राफ जिसका नाम होता है मुर्ग। सर एक ऐसी मुर्ग मुर्ग वाली बातें कर रहे हो, मुर्ग मुसल्लम नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये पैराग्राफ आपने देना है, और इसमें आपने पैराग्राफ में क्या करना होता है, आपने बोलना है कि भाई इवेंट्स और कंडीशंस हैं, आपने मैनेजमेंट ने जहां पे भी ये चीजें डिस्क्लोज करी हैं उस नोट पे लोगों का अटेंशन लेके जाना है, उस नोट पे लोगों का अटेंशन लेके जाना है, और बोलना है कि भाई ये इवेंट्स और कंडीशंस इंडिकेट करते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी, और हमारा ओपिनियन इस केस में मॉडिफाइड नहीं है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, और फिर बताओ भाई, सिंपल सी बात है, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिए, हमने भी अपना मूर्ख वाला पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। राइट, तो ये हो गई मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स की बात। राइट सर, जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, एयरलिफ्ट लिमिटेड, ठीक है, अक्षय कुमार वाला क्वेश्चन था ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ओल्ड फैशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ओल्ड फैशन क्वेश्चन है, प्लीज इसको होमवर्क में लिखो। एएस 29570 कुछ ऐसी मिला के बातें करनी है आपने, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। टीयूवी लिमिटेड वाला क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, टीयूवी लिमिटेड वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या होना चाहिए। फटाफट देखना है, फटाफट देखना है, जो भी शानदार बच्चा है जल्दी से ये प्लीज एक बार मेरे को देख के बताओ क्या होना चाहिए टीयूवी लिमिटेड वाले क्वेश्चन में। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी एक बार रीड करिए और बताइए, मैं भी रीड कर रहा हूं।
बढ़ जाए ना आगे, बढ़ जाए ना आगे, सेम टू सेम क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। यस सर, क्या बात है। अब आ जाओ ऐसे 560 पे, अब आ जाओ ऐसे 560 पे। 560 पे भी हमारे पास 3-4 सवाल हैं, उन 3-4 सवालों को जल्दी जल्दी निपटा के चलते हैं। 560 से पहले चलो 550 कर लें क्या। 550 का एक बहुत ही मसालेदार क्वेश्चन है, ये है बहुत बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन। एक मिनट देना। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आरटीबी नवंबर 21 में आया है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। 550 पे आ जाओ फटाफट, 550 पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से कम टू ऐसे 550 में कोशिश करते हैं 550 को जितनी जल्दी निपटा सके निपटाएंगे। बहुत मजेदार ऐसे है, अगेन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, प्लीज इस पे फोकस करके चलिए। इन्होंने कहा व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्लान एंड रिस्पोंडिंग टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखो जहां रिलेटेड पार्टी आ जाए तुमको ऐसे 550 की खुशबू आ जानी चाहिए, ठीक है। के द एंगेजमेंट मैनेजर ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू रिलाई अपॉन द इंटरनल कंट्रोल्स प्लेस्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। You are requested to guide K regarding the necessity to test the controls to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Also guide whether K can use the audit evidence obtained regarding the operating effectiveness of the control on identification and disclosure of related party relationships and transaction in the interim period. देखो दो चीजें इसमें हमको डिस्कस करके चलनी है। मोर देन ऐसे 550 ये क्वेश्चन है ऐसे 330 का। 330 हमको बताते हैं सर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करना है, यानी ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, यानी जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने ऐसे 315 में आइडेंटिफाई एंड असेस करी है उस पे ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये हमको बताता है कौन सर, ऐसे 330। अब 330 में भी दो बातें इन्होंने करनी है सर, क्या, सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बताओ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करना है, कैसे करना है, सारा ज्ञान इसमें लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या इंटरिम पीरियड यानी जो पुराने आपने एविडेंस इकट्ठे कर रखे हैं उसके बेसिस पे आप कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे अपनी टिप्पणी दे सकते हो, तो ये बात भी आपको इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो दो पॉइंट्स ऐसे 330 के प्लस ऐसे 550 का हल्का सा तड़का लगा के चलना पड़ेगा। तो ऐसे 550 में तो एक पैराग्राफ इन्होंने लिखना है, रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं to obtain sufficient and appropriate audit evidence। एक लाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं करना, 550 आपका काम यहां पे खत्म हो गया। फिर 330 में आपने बेसिकली क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में दो बातें लिखनी है, क्या क्या क्या। सबसे पहली बात तो ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल्स इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब ही यही होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क निकालते वक्त आपने कुछ तो मन में सोचा होगा कि कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, कैसे हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, कुछ तो सोचा ही होगा, राइट सर, हमने सोचा होगा। तो जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाल रहे थे तो आपने कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के बारे में कुछ सोचा होगा, तो उसके बारे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडिट एविडेंस लेके चलो कि वो कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव है कि नहीं। प्लस एक बात और आपने देखनी है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और लिखा है, देखो दो केसेस हो सकते हैं जहां कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट करो। पहली चीज, जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर रहे थे तो उसमें दो रिस्क आती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क निकालते वक्त आपने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अपनी कोई टिप्पणी बनाई होगी, तो वही चीज को आपने ध्यान में रख के कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करके चलना है। दूसरा आपकी क्या अप्रोच हो सकती है जिस वजह से कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़े कि सब्सटेंटिव काफी नहीं है, सब्सटेंटिव काफी नहीं है, यानी हमारे दो तरह के जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काफी नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो आप यही बात यहां लिखोगे कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काफी नहीं है तो हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, इन पॉइंट्स को एक बार प्लीज रीड कर लेना, हमको यहां पे बात करनी है कि क्या इंटरिम पीरियड वाला चल जाएगा, तो द आंसर इज यस, चल जाएगा। बट फिर भी हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए हो इंटरनल कंट्रोल में, तो जो चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग हम ऑडिट एविडेंस लेके चलेंगे अबाउट द चेंजेस टू द कंट्रोल्स, प्लस इंटरिम पीरियड के लिए भी थोड़ा सा एडिशनल ऑडिट एविडेंस ले लेंगे कि जो पहले इफेक्टिव था वो आज भी इफेक्टिव चल रहा है, तो एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस को लिखेंगे और बोल देंगे कि भाई यस, शी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस अलोंग विद द एडिशनल ऑडिट एविडेंस। मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा, बहुत मसालेदार और मजेदार क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 21 का,
प्लीज इसको रीड करके ऐसे इग्नोर मत करके जाइएगा, समझिए क्वेश्चन की मांग क्या है कि ऐसे 550 की बात करनी है, ऐसे 330 की बात करनी है, और ऐसे 330 में भी आपने दो चीजों की बात करनी है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को क्यों चेक करना जरूरी है। पहली चीज, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करते वक्त आपने कंट्रोल्स की कुछ इफेक्टिवनेस मानी होगी, तो उस हिसाब से कंट्रोल्स की टेस्टिंग जरूरी है। दूसरा केस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर नॉट इनफ, यू हैव टू टेस्ट द कंट्रोल्स, एंड फिर आपने इंटरिम टेस्टिंग के बाद जो एडिशनल एविडेंस इकट्ठे करने हैं उसके बारे में आपने लिखना है कि हो सकता है चेंजेस आए हो इंटरनल कंट्रोल में, तो उन चेंजेस के लिए हम ऑडिट एविडेंस लेंगे, प्लस एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेके चलना है फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो ये बातें आपने इसमें कुछ करके चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? प्लीज जल्दी से बताइए यस और नो। सब्जी बन जाएगी सर जी तड़का लगते ही, वेरी वेरी गुड। ये कहां से आ गया मटेरियल अनसर्टेनिटी? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? फटाफट बताइए यस और नो। यस सर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बस बात करनी है क्या, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें दो बातें आपने करके चलनी है। क्या क्या करके चलनी है? सबसे पहले तो एग्जांपल्स बता दो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। तो मैंने कहा सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन जैसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन, ये जनरली रोज रोज नहीं होता। सेल्स ट्रांजैक्शन, लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस, सेल्स ऐसी हो रही है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस जिसमें आप रेंट इकट्ठा नहीं कर रहे हो, और ट्रांजैक्शंस विद द ऑफशोर एंटिटीज जहां पे कॉर्पोरेट लॉज वीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी सेल्स जिसमें आप वापस चीजें खरीद लोगे। तो 5 पॉइंट किस तरह से याद रखेंगे? पहला पॉइंट हमारा क्या था सर? पहला पॉइंट था कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह ये सब चीजें हरकतें चल रही हैं। दूसरा हमने 2 पॉइंट सेल्स की बात करनी है, सेल्स विद हैवी डिस्काउंट्स, प्लस हमने सेल्स केस की बात करी सर्कुलर अरेंजमेंट, पहले सेल किया फिर वापस ले लिया, ठीक है, इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। और हमारा पैसा कहां से आता है? लीज से आता है, लीज हमने करी और उसकी कोई रेंट का पता नहीं है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट सर? अब क्वेश्चन नंबर 3, एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज रिवीजन सेशन। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा। प्लीज एक बार फटाफट इसको रीड करो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको प्लीज रीड कीजिए, फटाफट रीड कीजिए, जल्दी आइए, जल्दी से रीड कीजिए। वेरी गुड। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा से मिल जाए, जल्दी जल्दी रीड करो, प्लीज जल्दी रीड करिए। आप बस मुझे ये बताना आंसर में किस किस चीज का तड़का लगेगा। आपने मुझे बस आंसर में ये बताना किस किस चीज का तड़का लगेगा, हम कौन कौन सी चीजें आंसर में लिख के चलेंगे। ऑल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड टू TCWG। प्लीज आप मुझे ये बताइए, मैं चलो आपको हिंट दे देता हूँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ऐसे बताओ कौन कौन से यूज होंगे, ठीक है, उसके साथ आप और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कौन कौन सी चीजों को रेफर करके चलोगे, उसके साथ आप कौन कौन सी चीजों को रेफर करके चलोगे। वेरी गुड, वेरी गुड रिकी, बिल्कुल सही बताया। क्लॉज 13, कारो 2020, सेक्शन 177, 188, वेरी गुड। और बताओ ऐसे 260, ठीक है, 260 आ गया, और कारो आ गया, कारो को भी लिख देते हैं यहाँ पे, वेरी गुड। और बताओ ऐसे 560 नहीं 550, नालायक 540, क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो? 550 बोलो, 560, हाँ, इंड AS 24, क्या बात है, क्या बात है, इंड AS 24 और AS 18 को भी मत भूल जाना रे, ठीक है। एंड कारो की बात भी आपने करके चलनी है, कारो की बात भी आपने करके चलनी है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही सारी बातें, यही सारी बातें आपने करके चलनी है। तो यही बातें यहाँ लिख रखी हैं। 550, अरे सर आप भी आओ ना सामने, हाँ, 550, 260, इंडिया 24, AS 18, 260। फिर आपने हर केस को डिस्कस करना है और आखिरी में बस ये बोलना है कि कहां पे लिमिटेशन ऑन स्कोप है, जहां पे वो हमको चीजें नहीं दे रहा, और जहां पे डिस्क्लोजर्स की कमी है तो बोल देना इंड AS 24 और AS 18 से नॉन कंप्लायंस है। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अलग अलग भांति भांति तरह की चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ये बताइए कौन कौन से पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो हम पेयरिंग करके चीजें याद करते थे नोट्स में, पेयरिंग करके जो नोट्स में चीजें याद करते थे, वही पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना।
और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 4 एमटीपी अगस्त 18 एएस 18। एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, एक बार इसको बस रीड कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ मसाला लग नहीं रहा। एएस 18 का ज्यादा क्वेश्चन है एएस एसए 550 से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो हमने ऐसे 550 में भी पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल दो एंटिटीज है, अगर गवर्नमेंट ने दो एंटिटीज को कंट्रोल कर रखा है, तो जस्ट बिकॉज एक कॉमन कंट्रोल है, कॉमन ओनरशिप है, वो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती जब तक उनके बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती। ठीक है, हमको ये बात पता है, हाँ सर हमको ये बात पता है। तो अगर आप इस एग्जेम्पशन का फायदा उठा रहे हो, अगर आप इस एग्जेम्पशन का फायदा उठा रहे हो, तो इंड एएस 24 आपसे कुछ डिस्क्लोजर्स की एक्सपेक्टेशन करता है, कुछ डिस्क्लोजर्स की एक्सपेक्टेशन करता है। तो ये 3-4 डिस्क्लोजर आपने देने हैं। नेम ऑफ द गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, प्लस फॉर अदर ट्रांजैक्शंस आपने बताना है क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और आपने एक चीज और करनी है सर, फर्दर एज पर एसे 550 क्या लिखा है, इनफॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एसे 700, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट क्या ये प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज्ड है। तो इंड एएस 24 की आपको नॉलेज होनी चाहिए इस केस में। फैक्ट्स ऑफ द केस थोड़े से बता देना, और बता देना कि मैनेजमेंट की जो कंटेंशन है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर, वो टेनेबल नहीं है, क्योंकि इंड एएस 24 की कुछ रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की। दो ही डिस्क्लोजर देके चलने, गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट का आपके साथ रिलेशन, और दूसरा ये जो रिलेटेड पार्टी थी, जो भी गवर्नमेंट की कंट्रोल एंटिटी थी, उसके साथ आपने क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन करी, क्या अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन करी, ये आपने यहां पे डिस्कस करके चलना है। ये क्या भारी भारी क्वेश्चन आ गया। अगली चीज, अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल जाती है विच अपीयर्स टू बी बायस्ड, तो ये आप उस तरीके से देख के चलो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको इस तरह की कोई बायसनेस मिल जाती, तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्यों एंटर करनी पड़ी। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट देख लेना, बिजनेस रैशनल आपने इस केस के समझना पड़ेगा कि बिजनेस रैशनल क्या था, फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ लेना कि क्या ये कंसिस्टेंट है जो मैनेजमेंट ने हमको बातें बताई हैं, प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर देखना है, एंड मैनेजमेंट से हम यहाँ पे ऑडिट एविडेंस लेंगे कि क्या प्रॉपर्ली उनको ऑथराइज एंड अप्रूव कर रखा है। यही मेन पॉइंट्स आपने इसमें डिस्कस करके चलने हैं, और कुछ भी इसमें नहीं करना। बाकी पॉइंट्स बस एक बार रीड कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे 560 होमवर्क है, राइट, ऐसे 560 इज फॉर योर होमवर्क। एक बार प्लीज ऐसे 560 के 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन है यार, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस इस रिवीजन सेशन के बाद, प्लीज एक बार आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट रहता है, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू। प्लीज इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वेरी गुड, कोमल ने तो सारे पॉइंट्स एकदम याद भी करवा दिए। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना काफी है। जो भी बच्चे आधे घंटे से जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार एक रिक्वेस्ट है, आंखें बंद कर लो यार थोड़ी देर के लिए, प्लीज अपनी जल्दी से आंखें बंद कर लीजिए, एंड वील डू अ स्मॉल एक्टिविटी। जल्दी से आंखें बंद करो प्लीज, बहुत थक गए होगे, इतनी देर से आप देखते जा रहे हो, ठीक है, आंखें थक गई होंगी आपकी भी हमको देखते देखते। प्लीज जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे आप आंखें क्लोज करें, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए आईज क्लोज्ड। जल्दी से आईज क्लोज कर लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, जल्दी से क्लोज योर आईज। आईज क्लोज्ड, ग्रेट। अब आपने कुछ नहीं करना, बस अपनी आंखों को बंद रखिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर ब्रेथ। आपके आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी साउंड्स आ रही हैं, just observe them right now. Take a deep breath in, hold, and slowly you can breathe out. Again, take a deep breath in, and slowly you can breathe out. जल्दी से अपने हैंड्स को रब करो, अच्छे से रब करो, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम फास्ट, एकदम जोश में अच्छे से अपने हैंड्स को सारे बच्चे रब कीजिए। वेरी गुड, कीप ऑन रबिंग इट, मतलब एकदम चिंगारी विंगारी निकल जानी चाहिए हाथों से अच्छे से। ये वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया तरीके से रब करो, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से रब करेंगे